तो स्वागत है सभी का। तो सबसे पहले तो एमपी स्पोर्ट्स की तो शुरुआत कर ही रहे हैं। इन सबसे पहले एक विशेष बात है जो आप लोगों से सुननी है, मुझे बतानी नहीं है। आज विशेष क्या है? हाँ, आज विशेष ये है कि 21 फरवरी है और 21 फरवरी को आप लोग हर वर्ष या प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में आप मना रहे हैं, तो ये किसके सौजन्य से मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, ये आपसे मेरा प्रश्न है। मनाया जाता होगा। हाँ, ये बात सही है कि ये जो प्रेरित है कहीं ना कहीं वो बांग्लादेशियों, पहले तो नहीं था लेकिन पहले पूर्वी पाकिस्तान हम लोग कहा करते थे, या ऐसा कह लें आज के बांग्लादेश के बलिदान की वजह से हम लोग मातृभाषा दिवस के रूप में इसको मनाते हैं 21 फरवरी को। तो इसके पीछे मनाने के लिए जो सौजन्य अपन बात कर रहे हैं किसके द्वारा है, तो आप बताएंगे कि यूएन के द्वारा अप्रूव्ड किया गया है या सहमति दी गई है। 1999 में इसमें कहा गया कि हम प्रतिवर्ष 21 फरवरी को क्या मनाएंगे? मातृभाषा दिवस के रूप में मनाएंगे, लेकिन 2008 से आप लोग इसे वैधानिक तरीके से मना रहे हैं। ठीक है, बात यह है कि दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, ये तो हम जानते हैं। अपने देश में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। और भाषाओं के अलावा बोली पढ़ते हैं हम, उपभाषा पढ़ते हैं और मातृभाषा पढ़ते हैं। ये एक हमारी ऐसी पहचान है, ऐसी संस्कृति है कि जिस व्यक्ति ने अपनी मातृभाषा को छोड़ दिया, समझिएगा उसने अपने संस्कार को छोड़ दिया, अपनी संस्कृति को छोड़ दिया। सब कुछ खत्म हो सकता है, मतलब ये हुआ कि उसका खुद का अस्तित्व खत्म हो सकता है। कब? जब उसकी मातृभाषा वो अपनी छोड़ चुका है, तब। वो बात अलग है, इसलिए मैं हमेशा प्राथमिकता अपनी मातृभाषा को देता हूं, विषय भी वही पढ़ाता हूं। अंग्रेजी अपने को वैसे ही पसंद नहीं है। अंग्रेजी के साथ ऐसा व्यवहार करता हूं कि उसको भी मातृभाषा में लिखता हूं, मतलब हिंदी में लिखता हूं। समझिएगा आप कितना है ना, चलेगा। तो अब हम यहां से शुरुआत कर लेते हैं अपने विषय के बारे में जो हमें चर्चा करनी है। तो मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स की बात की जाएगी, तो ये आपके अब ये समझिएगा कि एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। हो सकता है कि 1 से 2 प्रश्न आपके परीक्षा में बने, ऐसा हो ही सकता है, अनिवार्य कुछ नहीं है। नहीं सोचो कि 2-3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन यहां से आएंगे। आने को तो ये कि 3-4 क्वेश्चन भी आ जाए तो कोई बड़ी बात भी नहीं होगी। ठीक है, समझते हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात ये करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो खेल की शुरुआत है, या जो बात की जाए कि ये जो खेलों की हम ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि हमें खेलों के बारे में भी पढ़ना पड़ रहा है। ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि हमें खेलों के बारे में पढ़ना पड़ रहा है? ये वही खेल हैं जिनमें बचपन में हमारे माता पिता हमें खेलने नहीं देते थे, और अब ये वही खेल है जिनको अब बैठा के पढ़ाया जा रहा है। ऐसा इन विगत समय में क्या हुआ कि ये नौबत आ गई कि हमको पढ़ना पड़ रहा है। क्या? अच्छा बताओ, नाम रोशन कर रहे हैं बच्चे। अच्छा, हाँ सही है, ये ठीक है कि आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, फिट रहें, इसलिए कहा जा रहा है कि आप खेलों की तरफ रुझान बढ़ाएं। एक अच्छी सी बात बताएं, जीके की बात है, जनरल नॉलेज की बात है कि आपके मामा श्री ने क्या किया है, मतलब आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने क्या किया है। तो शिवराज सिंह चौहान साहब ने यह किया है कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना जिसने स्कूलों में एक क्लास अनिवार्य कर दी कि वो क्लास किस रूप में रहेगी? स्पोर्ट्स के रूप में रहेगी। ये बात याद रखेंगे। ये आपकी 2008 के आसपास से हुआ है। उस समय आपके साथ शिवराज सिंह ही सीएम थे क्या हैं, मतलब थे उस समय। तो आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना। अच्छा, ऐसे तो अच्छी बात है कि आपका राज्य ऐसे कई आंकड़ों में पहली बार रहेगा कि कई सारे काम आपने पहली बार किए हैं। ये बात हम यहां से याद रखेंगे। तो कभी ऐसा प्रश्न पूछ ले, है तो सिंपल, क्योंकि मैं तो ये कहता हूं साहब एक क्लास क्यों, आप कभी सरकारी स्कूल में चक्कर लगे तो जाइएगा, जो मतलब मोस्ट ऑफ अच्छे टाउन में नहीं है, थोड़े से रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में है, वहां पे दोनों खेल रहे हैं, टीचर भी खेल रहे हैं और बच्चे भी खेल रहे हैं। अच्छा,
तो मतलब कहीं ना कहीं सभी लोग व्यस्त हैं। तो शिवराज सिंह चौहान साहब ने, मुख्यमंत्री साहब ने ऐसा तो नहीं कहा था कि सभी लोग खेलेंगे, ये कहा। अच्छा, इसीलिए यहां पे आप देखेंगे कि आपने सुना हो जैसे फिजिकल एजुकेशन वगैरह में अब हर एक टीचर को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, तो वो बच्चों को कहीं ना कहीं खेल के प्रति उनका रुझान बढ़े, बच्चे जाने बचपन से। जैसे मान लो हम लोग आज पढ़ रहे हैं और यही सारी चीजें यदि हमें पहले पढ़ाई गई होती तो हमें पढ़ने की आज आवश्यकता नहीं होती। हम तो बड़े एहसानमंद हैं उन पुरानी व्यवस्थाओं के। क्यों? क्योंकि हम जिससे हम पढ़ा पा रहे हैं, यदि आप पढ़ा के आते तो फिर मैं क्या करता, मेरा रोजगार चला जाता ना। हाँ, हम तो चलेगा। तो देखते हैं यहां से। तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश ऐसा पहला, मध्य प्रदेश आपका पहला ऐसा राज्य बना जो क्या कर रहा है, खेलों के लिए उसने स्कूलों में एक अनिवार्य समय बना दिया, पीरियड बना दिया कि एक कक्षा जरूर स्पोर्ट्स की लगेगी, है ना। चलिएगा, तो हम लोग यहां से सीधे सीधे शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में जो आधुनिक खेलों की शुरुआत हो रही है वो कब से या किस व्यक्ति की देन मानी जाती है। तो ये तो हमें पता है कि जब मध्य प्रदेश में खेलों की शुरुआत होगी या भारत में किसी भी खेल की शुरुआत होगी, जब कहीं पर भी किसी भी खेल की शुरुआत होती तो एक ही व्यक्ति को आप या एक संस्था या एक ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या दे सकते हैं, क्रेडिट दे सकते हैं, वो है ये, मतलब इनकी देन है। ठीक रहा। चलो ये आए कि हालांकि ऐसा नहीं कि इनके द्वारा ही हमको खेलों के बारे में जानकारी दी गई, ऐसी बात नहीं है, हमने बल्कि इनको कई सारे खेल सिखाए हैं, है ना। लेकिन बस ये कि ये थोड़े से क्या है कि साफ दिमाग के थे उस समय, तो कई सारी चीजों पे इन्होंने, नहीं कहते कॉपीराइट जैसी बात है कि इन्होंने वो सारी चीजें अपने नाम से नए सिरे से शुरू कर दी। तो अब देखेंगे कि भारत में आपने कई सारी चीजें पढ़ी हैं कि भारत में कई सारे खेलों की शुरुआत इनके द्वारा व्यवस्थित तरीके से करवाई जाती है। तो हम देखते हैं कि आपके मध्य प्रदेश में जो खेल कूद का यानी कि जो खेलों का प्रारंभ होता है वो क्रेडिट हम किसको देते हैं, अंग्रेजों को देते हैं। और देखेंगे कि ये जो व्यक्ति है इनको आप याद रखेंगे सबसे पहले डफरिन, और डफरिन से बात याद रखेंगे। एक प्रमुख प्रश्न पूछ सकता है, बताएं मध्य प्रदेश में डफरिन सराय, मध्य प्रदेश में डफरिन सराय कहां है, कौन है ये, पीछे भैया रहते हैं। डफरिन सराय कहां है, सही बता रहे हैं, शर्माने वाली कोई बात नहीं। तो ये कहां, हाँ कॉन्फिडेंट में वही होता है जो बिल्कुल वहां गुजरा होगा, रहा होगा, देखा होगा। तो ये कहां है, ग्वालियर में है। अरे लाल बहादुर शास्त्री कौन सी मार्केट है, वो बगल में ही तो है। तो डफरिन सराय याद रखो, मतलब ये हुआ कि ये आपके क्षेत्र में आते थे, आपको बिना बताए आते थे, ठीक है, याद रखो। इसलिए आप इनको नहीं पहचान पा रहे, तो हम यहां से याद रखेंगे कि इनका संबंध आपके ग्वालियर के क्षेत्र से भी रहा है, ठीक है। मतलब ये यहां आ रहे हैं, रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं, तो इनके ठहरने के लिए व्यवस्था बना दी गई। सराय हिंदी में शब्द है, सराय वैसे समझ में आ रहा होगा। एक इतिहास काल में भी एक राजा रहा जिसने सड़कों के किनारे कई प्रकार या कई संख्या में सराय बनाए थे, शेरशाह सूरी ने। हाँ, तो ये वही सराय मतलब रुकने या ठहरने का स्थान जहां पे आपके ये डफरिन साहब ठहरा करते थे। एक और क्वेश्चन है, कुछ सेंसस या जनगणना से लेकर के कुछ है क्या इंसुलेटेड, मेयो और आपके रिपन, है ना, कांग्रेस के संस्थापक उस समय यही थे 1885 में। चलो देखो, हमें क्या याद रखना है कि यदि बात की जाए कि डफरिन साहब ने मध्य प्रदेश में जो व्यवस्थित तरीके से खेलों की शुरुआत कर रहे हैं वो कहां से की गई थी, सतना से की गई थी। कहां से, सतना से। और कौन सा खेल है, तो आप बताएंगे लॉन टेनिस। कौन सा खेल से शुरुआत की, तो आप याद रखेंगे लॉन टेनिस खेल से शुरुआत करते हैं। ये बात आप यहां से याद रखेंगे। हो सकता है पूछे कि बताइएगा कि मध्य प्रदेश में किस अंग्रेजी गवर्नर को यह क्रेडिट जाता है कि उसने व्यवस्थित खेलों की शुरुआत करवाई, तो आप बता देंगे डफरिन के द्वारा यह शुरुआत करवाई जाती है। और कहां से करवाते हैं, तो आप बताएंगे सतना से करवाई गई। अब पूछेगा कि बताएं मध्य प्रदेश में डफरिन के समय में कौन सा खेल से इन्होंने वैधानिक तरीके से शुरुआत करवाई, तो लॉन टेनिस आंसर कर देंगे, ठीक है, ये तो ठीक है। अब पूछेगा, कभी कभार वर्ष पूछ सकता है, तो आप अब यहां से याद रखेंगे क्योंकि आपको एक वर्ष पहले से याद है 1885। तो हम याद रखेंगे कि साहब इस समय तो आपकी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर दी गई थी या हुई थी, उसी के कुछ समय बाद इन्होंने यहां से 1888 याद रखेंगे कि आपके एक टेनिस कोर्ट यानी कि लॉन टेनिस कोर्ट की स्थापना की थी। तो ये अच्छा प्रश्न बन सकता है, बताइएगा मध्य प्रदेश में सबसे पहले लॉन टेनिस कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आंसर कर देंगे 1888। आप आंसर आसानी से कर सकते हैं यदि आपको इस समय में यह नाम याद रहेगा
तो आपको ज्यादा समस्या नहीं आएगी कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना करवाई थी, उसके 3 वर्ष के बाद में ये क्या करवा रहे हैं, लॉन टेनिस कोर्ट की स्थापना करवा रहे हैं। कहां पे, सतना में। तो ये पॉइंट आप यहां से याद रखेंगे। अगली बात देखें, होलकर, ये नाम आपके मध्य प्रदेश के इतिहास में बड़ा ही सम्मान से लिया जाएगा और बहुत सारे प्रश्न इनसे बन सकते हैं। ठीक है, होलकर साहब से आपको ये तो बात बहुत बेहतर तरीके से पता है कि होलकर साहब का जो साम्राज्य क्षेत्र था वो आपका क्या है, इंदौर। ये इंदौर क्षेत्र इनसे संबंधित रहेगा। तो आप देखेंगे कि ये राजा महाराजा है, तो इनका भी कुछ दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि अपनी प्रजा के लिए कुछ बेहतर तरीके से नियम कानून बनाए, कुछ व्यवस्थित तरीके से सुविधाएं अपने यहाँ के लोगों को दें। तो होलकर स्टेट में अपने विद्यालयों में ये फिजिकल एजुकेशन को शामिल कर रहे हैं, या कंपलसरी कर दिया था 1928 सही है, 1928 से। कब से, 1928 से। अब देखो पहला प्रश्न आएगा कि जो आपके शिवराज सिंह चौहान ने आज किया है, जो काम शिवराज सिंह चौहान ने आज किया है, माने 2008, लगभग 100 वर्ष के अंतराल है, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, तो वो काम 1928 में हम लोग पहले ही कर चुके थे। और किस राजा या किस राजवंश के समय में किया गया था, तो होलकर राजवंश आप याद रखेंगे, इनके द्वारा किया गया था कि स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन को क्या कर दिया था, अनिवार्य कर दिया गया था। शारीरिक शिक्षा या खेल से संबंधित जानकारी वहां पर शिक्षकों के द्वारा उन छात्रों को दी जाएगी। अब देखेंगे कि होलकरों ने तो खैर क्रिकेट को या खेल को खूब महत्व दिया, यानी कि खूब प्रोत्साहन इन्होंने दिया। आप पढ़ते हैं, कभी एग्जाम में प्रश्न पूछता है, बताइएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे पुराना क्रिकेट क्लब कौन सा माना जाता है, या कौन सा क्रिकेट क्लब है, तो आप आंसर कर सकते हैं होलकर क्रिकेट क्लब। ठीक है, ये ठीक है। नहीं तो इसी का नाम हुआ करता था आपका पारसी क्रिकेट क्लब, इसी का नाम हुआ करता था, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, हम देखेंगे आगे जब बात करेंगे तो पारसी को होलकर में कैसे बदला गया, यानी कि कर्नल सी के नायडू के नेतृत्व में ये दोनों मिलकर के इसका नाम बदलेंगे और व्यवस्थित तरीके से खेलों की शुरुआत करेंगे। ठीक है, जब क्रिकेट की बात करेंगे तब हम थोड़ा सा आगे इनकी चर्चा करेंगे। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। तो आगे की बात याद रखिएगा कि आप सबसे पहले याद रखो मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण, मध्य प्रदेश खेल एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे, अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे। तो आप यहां से याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जो खेल क्रीड़ा परिषद है, ठीक है, इसको भंग करके आगे बात आएंगे कि खेल प्राधिकरण की स्थापना आप याद, एक और चलो यही समझो पहले कि मध्य प्रदेश खेल क्रीड़ा परिषद को भंग करके उसके स्थान पर आपने क्या बना दिया गया, मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। ठीक है, ये बनेगा 2011 में। ठीक है, वैसे तो इसकी स्थापना 1960 में की गई थी, 1960 में की गई थी। किसकी, आपके मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की, 1960 में। अब एक बात समझना कि 1960 में ये संगठन तो बना दिया गया, फिर हमारे यहाँ क्या एक ट्रेंड है कि हम नाम के बदलाव में ज्यादा कुछ विचार रखते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जिसकी जैसी व्यवस्था रहेगी वो अपने हिसाब से नाम रखेगा। और मेरा भी मानना यह है, आपने भी खूब प्रैक्टिकली देखा है, जो सत्ता में होता है वो शक्तिमान होता है, सीधी सीधी बात है। तो जो सत्ता में वो कुछ भी कर सकता है, बाद में की विचार आदमी परेशान रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, इसका नाम परिवर्तन कर दिया। और कभी पूछे मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, 2011 में। अब हम देखेंगे यहां से अगले पॉइंट की बात करें कि इसमें अध्यक्ष कौन होता है। तो ये जिस राज्य में होगा, या जिस राज्य में माने अपने मध्य प्रदेश की बात करेंगे, तो इसकी अध्यक्षता कौन निभाएगा, खेल मंत्री। और आपके वर्तमान में मध्य प्रदेश में खेल मंत्री कौन है, विजया राजे सिंधिया। कौन है, विजया राजे सिंधिया जी हैं। ठीक है, इनके अलावा सलाह सहायता के लिए 8 अन्य सदस्य होते, ये बात हमें याद रखनी नहीं है। ठीक, विजया यशोधरा तो राजस्थान से संबंधित है, सीएम रह चुके। तो अच्छा, मैंने विजया राजे लिख दिया, सही है। अच्छा, वो यशोधरा छोटी यशोधरा राजे, यशोधरा राजे। अब देखो आगे इनका मुख्यालय कहाँ है। तो आप देखेंगे कि जितने भी संवेदनशील ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या संस्थान होते हैं, उनके सबके हेडक्वार्टर कहाँ बनाए जाएंगे, तो राजधानी में बनाए जाएंगे। कहाँ पे बनाए जाएंगे, राजधानी में बनाए जाएंगे। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलेगा। अब इसके आगे की बात देखते हैं। ये आपको याद रखने वाली चीजें हैं कि वाडा क्या है और नाडा क्या है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आगे मध्य प्रदेश के खेलों की और चर्चा बढ़ाएंगे। यहां से कभी कभार क्वेश्चन बन सकता है।
तो पहले तो पहला प्रश्न हमसे एग्जाम में यही पूछ सकता है कि बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। बात यह आती है कि हमको क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ी कि यह संगठन या संस्थान बनाना पड़ा। तो आप एक इसके पीछे छोटी सी कहानी याद रख सकते हैं। वो कहानी यह है कि यहां इसकी स्थापना तो हमने 1999 में की। क्या हुआ, 1990 के बाद जितने भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल होंगे, अपन तो इंटरनेशनल की बात करते हैं, जितने भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइज किए गए, खेलों का आयोजन किया गया, उसमें कुछ देशों के खिलाड़ियों ने बहुत ज्यादा मात्रा में अपने मेडल के ग्राफ को बढ़ा दिया। इतना ज्यादा ग्राफ बढ़ा दिया कि जैसे माना कि आप एक छोटा सा उदाहरण समझिएगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी प्रकार की ज्ञान की जानकारी तो है ही नहीं, और वो बेचारा मानो कि एसडीएम बना बैठा है या डीएसपी बना बैठा। इनसे पूछो कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, इनके होंगे 70-80। इनसे पूछा कि ये बताइएगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची क्या कहती है, मैंने कि 8वीं तो नहीं पता, 25वीं याद है, पूछ ले। मतलब कुछ ऐसे भी लोग। अब ऐसे व्यक्ति को आपने क्या कर दिया कि हमने डायरेक्ट सेलेक्ट करा दिया पीएससी से, और आपने उसको सेकंड ग्रेड का अधिकारी बना दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसे तो व्यक्ति नजर में आएंगे ना। तो अब या तो ऐसा हो कि चलो मेरे जैसा आदमी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है और आपके जैसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप जैसे बन जाए तो कोई टेंशन नहीं है, आदमी समझ जाएगा मेहनत करके आया है। और मेरा जैसा समझ जाए कि हो सकता है घिस घुसा के एक उम्र भी हो चली, धीरे धीरे करके लग गया होगा गलती से, है ना। दूसरी बात समझिएगा, यही हुआ आपके रूस के साथ में, रसिया के साथ में, यही हुआ यूएसए के साथ में। तमाम देशों का एक मेडल ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा, और वो लोग भी मेडल ला रहे जो कभी मतलब अच्छा प्रदर्शन नहीं करते थे। तो अब कई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो इनके मदद में काम करती थी, उनने सोचा ये बताओ ये लोग कैसे सिलेक्ट कैसे हो गए, इनकी जांच की जाए। तो जांच की गई तो इनके शरीर में कुछ ऐसे उत्तेजक पदार्थ मिले कि जो कैसा भी सिंगल प्लाई आदमी मराया कैसा भी हो, उसको जरा वो नहीं कहते कि वो घुट्टी पिला दो, बेचारा आदमी शक्तिमान बन जाए। हाँ, तो अब ऐसी परिस्थिति में उन सब लोगों की जांच की गई, तो उनके रक्त में कुछ विशेष तथ्य या फैक्ट पाए गए जिसको अभी वो जानकारी में नहीं थे। अब उन सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाई गई, देखा गया ये लोग तो कुछ ड्रग्स वगैरह का उपयोग कर रहे हैं या कुछ ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जो उस समय इनके शरीर को बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या कर देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं, जिससे ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने खेल में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लगभग मानिएगा 10 साल तक ये सिस्टम चलता रहा, उसके बाद नींद खुली। अच्छा, एकदम से तो नहीं जानकारी होती, अपन सोच रहे हैं मेहनत कर रहा होगा, लेकिन अब पता चला कि सब लोग ऐसे ही बनते जा रहे हैं, ऐसे ही बनते जा रहे हैं, तब जाकर के खुल के सामने आता है व्यापम घोटाला। तब पता चलता है अच्छा ऐसे भी घोटाले होते, हमें पता ही नहीं था। हम तो सोच रहे थे कि सब पेपर ही इतना कठिन आ रहा है, कट ऑफ भी इतना ज्यादा जा रहा है। ठीक है, तो अब ऐसी परिस्थिति में अब यहां पे क्या किया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा, एक संस्थान बनाया गया जिसको काम दिया गया कि आपका यह काम रहेगा निगरानी करने का, जांच करने का कि कौन सा प्लेयर, कौन सा खिलाड़ी यदि ईमानदार। अच्छा, अब इसमें घाटा या परेशानी उन लोगों को है जो बेचारे ईमानदारी से कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने तो बढ़िया एस्ट्रॉइड्स या जो भी चीजें ली और बढ़िया एकदम दौड़ते हुए चले गए। आपने जैसे ऐड देखा होगा ना, रेड बुल कई सारी चीजों का ऐड आता है और होता कुछ नहीं है। मैंने सोचा शायद वास्तव में कुछ असर होता हो, और क्या। एसआई का फिजिकल देने गया था मैं, तो मैंने सोचा शायद कुछ कारगर सिद्ध हो। 1-2 से नहीं, मैंने कहा इकट्ठी ले लो, 3-4 लगे कि साहब, क्योंकि मेरी ग्राउंड में कभी 3 मिनट के आसपास आती थी, तो मैंने कहा शायद हो सकता है कि अपन 5-6 इकट्ठी पी पा के और शायद निकल जाए तो निकले जाए। लेकिन मुझे लगा उस दिन मेरी 3-8 में निकली थी। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ नहीं होता, मुझे तो कुछ लगा ही नहीं। बस वो क्या सारी चीजें मेंटलिटी का काम है पूरा, उसका पूरा अच्छा, उसमें इन सब कामों में मेंटलिटी का काम है बस, और कुछ नहीं। कि आपको ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत पढ़ लिया है, इस बार पेपर अच्छा जाएगा, तो वास्तव में पेपर अच्छा जाएगा, कोई दोहराए वाली बात नहीं। अब ऐसा नहीं कि पढ़ी नहीं है तो पेपर आ रहे हमें सब आता है,
ठीक है, ऐसा नहीं, क्योंकि हमने मेहनत की है तो कॉन्फिडेंस अपने आप विकसित हो जाता है। तो आप याद रखेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, कभी प्रश्न पूछता है किस वर्ष की गई थी, तो आपको आसानी से याद रख लेंगे कि 1999 में। कैसे याद रखेंगे कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कोई 19 वर्ष का बालक खेलेगा या कोई प्लेयर खेलेगा, वो मेडल जीतेगा, इसमें दोहराए वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें वो काबिलियत है, वो क्षमता है कि वो मेडल ला सकता है। लेकिन पता चले कि साहब 99 साल का भी आदमी मेडल ला रहा है और वो भी गोल्ड ला रहा है, तो संदेह होगा, तो संदेह होगा। अब याद रखेंगे कि 19 साल का ले आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 99 साल पे संदेह उठेगा, तब हमने ये बाडा जैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, संगठन बनाया, इनकी जांच करने के लिए। साहब तुम में ऐसी कौन सी ताकत आ गई, आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति आ गई कि आप गोल्ड मेडल ला रहे हो, तब इनकी जांच की जाएगी। और इनकी जांच की जाएगी ब्लड से, यूरिन से, अन्य तरीके से की जाती है। कभी पूछता है हेडक्वार्टर बता दीजिएगा आप इनका, तो आप इनका हेडक्वार्टर बताएंगे कनाडा, मॉन्ट्रियल। और ये किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है, किस उद्योग के लिए फेमस है, किसके लिए, ऑटोमोबाइल, कागज के लिए फेमस है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट या अध्यक्ष रहेंगे उनका नाम है विटोल्ड बांका। ये कुछ भी बांका नहीं छोड़ते, पुराना हिसाब किताब भी क्लियर कर लेते, कितने साल पहले आपने किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का प्रयोग किया था, ये पूरा हिसाब किताब क्लियर रखते हैं। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। यहाँ के वर्तमान में चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है, तो आंसर कर देंगे आप विटोल्ड बांका। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो पहला हो सकता है कि फुल फॉर्म से पूछ ले, वैसे नहीं पूछेगा, इतना सरल है, लेकिन इसकी स्थापना वर्ष पूछ सकता है हमसे, इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है। ये बात आप याद रखेंगे, कनाडा मॉन्ट्रियल शहर याद रखो और 1999 याद रखो, और इसके अध्यक्ष का नाम है विटोल्ड बांका। टोल्ड माने पुराना, और पुराना हिसाब किताब बांका नहीं छोड़ते हैं, ये इसका वादा का काम है। ये वादा रहा, क्या वादा रहा कि टोल्ड माने जो पुराना है उसको हम किसी प्रकार का कोई भी हिसाब किताब बाकी नहीं छोड़ेंगे। तो टोल्ड हैं, कौन से टोल्ड हैं, विटोल्ड बांका। क्या नाम है, विटोल्ड बांका। ठीक है, अब देखो ये तो खैर कुछ नहीं, आगे की बात देखो। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका जो मुख्य काम क्या है। आपको पता है ये खेल जगत में ड्रग से उपयोग के विरुद्ध क्या करते हैं, निगरानी करते हैं, जांच करने का काम करते हैं। ठीक है, खेलों में डोपिंग पर पहला वैश्विक सम्मेलन जो किया गया था वो 1999 में ही किया गया था। ये संगठन क्या चर्चा कर रहा है कि साहब खिलाड़ियों में इतनी ज्यादा ऊर्जा कहां से आई, उसका क्या सोर्स है। ठीक है, तब आगे चल करके हम यहाँ पे एक वाडा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, तब आगे चल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और 1999 के बाद से ये लगातार क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, चलेगा। अब आ जाओ अपने पे। जब बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर पूछता है, वैश्विक स्तर पर पूछता है तो बाडा आंसर कर देंगे, और जब अपने राष्ट्रीय स्तर पर पूछेगा तो नाडा आंसर कर देंगे। आसानी से फुल फॉर्म याद रख लेंगे, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, सरलता से याद रह जाएगा, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, आप याद रखेंगे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, क्योंकि अपने देश के लोग क्या कम खिलाड़ी, हमें पता तो चल जाए क्या स्कीम क्या है। भाई हमें स्कीम पता चल गई तो बस कोई बात ही नहीं है। फिर देखो, अब पूछेगा स्थापना कब हुई, तो आप याद रखेंगे 2005 में। अब अंतर समझना, जब पूछेगा बाडा से पूछता है कि बाडा की स्थापना कब हो रही है, तो आपने 1999 याद रखा, तो भाई भारत आने में थोड़ा बहुत समय लगेगा। हमने 2005 में इसकी शुरुआत कर दी, और मैंने आपको बताया है कि जितने भी सेंसिटिव हेडक्वार्टर या संस्थान होंगे उन सबके हेडक्वार्टर कहां, राजधानी में बनाए जाएंगे। तो इसका भी हेडक्वार्टर कहां बन जाएगा, आपकी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में बना दिया जाएगा। ठीक है, अब पूछेगा इसके जो महानिदेशक हैं, आपके डायरेक्टर जनरल जो हैं वो कौन है, तो महानिदेशक याद रखेंगे, इनका नाम है सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। अब सिद्धार्थ सिंह याद रख सकते हैं, या आप और अच्छा तरीके से याद रख सकते हैं लोंगजाम। क्या नाम है, लोंगजाम। इनको इस समय महानिदेशक बनाया गया है। ये कौन है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में ये संयुक्त ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत है। नाम क्या है, तो सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। क्या नाम याद रखेंगे, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। ये कहां पे कार्यरत है, तो खेल कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, संयुक्त सचिव हैं, और नाम क्या है, लोंगजाम साहब। तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, दोनों को एक साथ देख लीजिएगा। जब हमसे बाडा की बात की जाएगी तो आप बाडा की स्थापना क्या बता देंगे, 1999। ठीक है, अब पूछेगा ये बाडा की बात होगी, जब नाडा की बात करेंगे 2005। ठीक है, फिर पूछेगा बाडा का हेडक्वार्टर बता दें, कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर, और हम नाडा की बात करेंगे तो नई दिल्ली है। फिर पूछेगा कि यहाँ के चेयरमैन अध्यक्ष कौन है, महानिदेशक कौन है, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम, और यहाँ पे कौन है, विटोल्ड बांका। ठीक है, आप ये सारी बातें याद रख लो, काम बन जाएगा। अब इनके बाद में अभी हाल ही में एक
एक डोपिंग रोधी संस्थान या कहें कि एंटी डोपिंग एजेंसी चर्चा में रही। अभी हाल ही में पिछले वर्ष की बात है, एक एंटी डोपिंग एजेंसी चर्चा में रही। यदि आप लोग, मुझे नहीं लगता कि करंट नहीं पढ़ते होंगे, सब पढ़ते हैं, तो बताओ कि कौन सी ऐसी एंटी डोपिंग एजेंसी थी जो पिछले वर्ष चर्चा में रही थी? जापान की। क्यों? टोक्यो ओलंपिक की वजह से नहीं? क्या? हाँ, डोपिंग एजेंसी किस देश की चर्चा में रही? रूस की। क्यों? हाँ तो रूस की चर्चा में रही थी 2021 में। आपसे कभी पूछे कि ऐसी कंट्री जो अपने नाम से इस बार माने 2020-21 के टोक्यो में शामिल नहीं हुई, तो याद रखेंगे रसिया इस बार अपने नाम से नहीं खेला, और रसिया ने जितने भी मेडल जीते हैं वो रसिया के नाम में नहीं गए, रसिया के खाते में नहीं गए। तो किसके अकाउंट में गए, किसके खाते में गए? वो गए ROC के खाते में। वो क्या है तो आगे समझते हैं। तो रसिया की जो एंटी डोपिंग एजेंसी है, रसिया की जो एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसके नाम से रसिया के कुछ खिलाड़ी शामिल हुए थे या पार्टिसिपेट किए थे किसमें? ओलंपिक में। क्योंकि रसिया के पूरे खिलाड़ियों पर, या रसिया की ओलंपिक जो कमेटी है उसने अपने खिलाड़ियों पे, उसमें उनके ब्लड में कह ले या उनके शरीर में कुछ ऐसे साक्ष्य पाए गए कि उन्होंने किसी प्रकार के नशे या किसी प्रकार के उत्तेजक पदार्थों का प्रयोग किया, तो इसके लिए उन पर बैन लगाया गया है। ठीक है, तो ये बात हम जरा यहां से समझते हैं। ROC की बात करते हैं तो आप याद रखेंगे रशियन ओलंपिक कमेटी है। ये क्या है? रशियन ओलंपिक कमेटी है। और इस बार याद रखना रशिया अपने खुद के नाम से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। कौन से ओलंपिक में? तो याद रखेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 और 21 में। तो अब रशिया किस नाम से पार्टिसिपेट कर रहा है, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, तो आंसर कर देंगे ROC के नाम से, रशियन ओलंपिक कमेटी के नाम से पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अब देखना कभी प्रश्न पूछे, सरल करके पूछेगा, अपने को कठिन लगेगा कि ऐसा देश जिसका झंडा उस ओलंपिक में नहीं फहराया गया, तो रूस। फिर पूछेगा कि ना राष्ट्रगान शामिल किया गया, यही होता है बहिष्कार, यही होता है बहिष्कार। नहीं कहते उनका समाज से बहिष्कार कर दिया गया। अब बताओ और कितना बहिष्कार करें कि साहब ना तो तुम्हारा नाम ले रहे हैं, ना तुम्हारा झंडा ले रहे हैं, ना तुम्हारा राष्ट्रगान ले रहा है। और तो छोड़ो, जब आप क्या कर रहे हैं, मार्च पास्ट करोगे ना, मार्च पास्ट करेंगे तो ध्वज की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? बिना ध्वज के तो नहीं हो सकता। अब जो रसिया के खिलाड़ी हैं वो, उनके हाथ में एक इस प्रकार से फ्लैग पकड़ा दिया गया जिसपे कैपिटल लेटर में लिखा है, नहीं कहते कि RC कहते ना, जब आपका क्या नाम है रेलवे में सीट क्लियर नहीं होती तो क्या कहते हैं? RAC कहते हैं। हाँ, तो बस समझिएगा जब चीजें वेटिंग में रहती, क्लियर नहीं होती, तब RAC लग जाती है। और बेचारे रूस पर ROC लगा दिया। ठीक है, अब बेचारे का झंडा भी हटा लिया, उस फ्लैग पर एक बेचारे देसी टाइप का कोई तख्ती टाइप की संरचना ली और उस पर क्या लिख दिया? ROC लिख दिया। अब इसी के साथ पूरी टीम क्या कर रही है? मार्च पास्ट कर रही है। तो कभी पूछे कि ऐसी ओलंपिक में कंट्री या टीम सदस्य जो अपने देश के झंडे के साथ में ध्वजवाहक का काम नहीं कर रहा है, मार्च पास्ट नहीं किया, वो कौन है? वो रशिया, वो रूस है। ठीक है, लेकिन याद रखें किस नाम से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप बता देंगे वो ROC के नाम से पार्टिसिपेट कर रहा है। ये इनकी ओलंपिक कमेटी का नाम हो गया। तो खिलाड़ियों जो द्वारा जितने भी मेडल जीते जाएंगे वो रूस के अकाउंट, रूस के खाते में भी नहीं जाएंगे। वो किसके खाते में जाएंगे? ROC के। ठीक है, अगली बात देखिएगा कि दिसंबर 2019 में रूस का बाडा का एंटी डोपिंग टेस्ट किया गया और इसमें क्या पॉजिटिव पाए जाने के कारण इनको पनिश किया गया, दंड स्वरूप इन पर बैन लगा दिया गया। वो तो क्या है कि कई लोगों ने सिफारिश कर दी, नहीं तो ये 20 और 21 का तो टोक्यो ओलंपिक खेल भी नहीं पाते। वो तो ये है कि कुछ भले लोगों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, इनको कुछ ऐसा मौका दे दो जिससे इनके कुछ खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर जाएं। तो इनके लिए एक विकल्प तैयार कर लिया कि तुम्हारा नाम बेकार है, तुम्हारा झंडा नहीं प्रयोग करेंगे, तुम्हारा राष्ट्रगान प्रयोग नहीं करेंगे, मेडल जितने भी जीतेंगे खिलाड़ी तुमको नहीं दिए जाएंगे। अब बताओ पहुंचा दे? इनकी हाँ साहब पहुंचा दो। तब जाकर के आप देखेंगे कि रूस जो है आपका इस टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये सिंपल सा पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है पेपर में पूछ ले, अच्छा सा फैक्ट बन सकता है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है।
आगे चलते हैं कि यदि हमसे बात पूछता है कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना मध्य प्रदेश में कब की जाती है, इंपोर्टेंट फैक्ट बनेगा 1975, 1975। देखो आप डेट यदि भूल जाते हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है, वैसे तो कहो नहीं भूलने देंगे, लेकिन आप वर्ष याद रखो तो आपका काम हो जाएगा। डेट कम प्रेफर करता है, वर्ष ज्यादा पूछता है, ठीक है, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट रहेंगे जहां पे हमें डेट भी याद रखनी पड़ेगी। तो आप याद रखेंगे 1975 में, 1975 में क्या किया जा रहा है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना की जा रही है। सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, इंपोर्टेंट रहेगा, ये बात याद रखेंगे। ये इस प्रकार का सिंबल आपने कई लोगों के आपने बैग वगैरह पर या देखे होंगे, ट्रैक सूट, हाँ, तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से क्या कर रहे हैं, खेल प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि यदि आप लोग अधिकारी बन जाते हैं और एकाएक आपके मन में खेल भावना जागृत हो जाती है, आप खेल की या किसी विशेष खेल की समझ रखते हैं, जानकारी रखते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा आप उस खेल में फिर आगे से अग्रसर हो जाइएगा। क्योंकि अब जब आप पद के बाद खेलने जाओगे ना, तो लोग बाग आपकी तारीफ ही नहीं करेंगे, ये कहेंगे देखो साहब ये है, और अभी खेलने जाओगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी सब कुछ। तो आप जब सेलेक्ट हो जाए तो मैं तो ये कहता हूं कि किसी खेल की अच्छी समझ रखते हैं तो आप जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। सरकार, आप क्योंकि सरकारी सदस्य बन चुके हैं, ठीक है, आपको सरकार पूरी बातों का ध्यान रखेगी, इनको कब पहुंचाना है, क्या पहुंचाना है, और आप फिर यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। जैसे देखते ना, रेलवे का ज्यादातर डिपार्टमेंट के कई सारे कर्मचारी हॉकी में और रेसलिंग में, बाद बाकी और भी खेल में, ऐसी बात नहीं है, खूब अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब चलिएगा आगे की बात करते हैं। अभी बताया था राज्य क्रीड़ा परिषद 1960 में बनाई गई थी, शुरू में पहले शायद यही पॉइंट था, और इसको हमने डिसमिस कर दिया 2011 में, ठीक है। अब देखें आगे की बात करें, क्रीड़ा परिषद का गठन आपने 1960 में करा दिया और हम इसको पुनर्गठित कर रहे हैं कब, 2011 में, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, 1984, सीधे छोड़ो, ये क्या यहां पे आओ, क्या 84 है। अगली बात देखो, अब जैसे इसको याद रखो, भारतीय खेल प्राधिकरण, इसको हम लोग कहते हैं SAI, साई, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये बड़ा अच्छा संस्थान है, ये पूरे देश में क्या करेगा, खेल को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है, संचालन करने का काम करता है। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे जरा समझिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा कि साई से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। पहला प्रश्न बनेगा कि बताओ इसका हेडक्वार्टर कहां है, न्यू दिल्ली में। अब समझना, अंतर समझना, क्योंकि हमारे दिमाग में सीधा सीधा एक सवाल आता होगा कि यदि आपने फिल्म दंगल देखी है तो दंगल में जब वो ट्रेनिंग करने के लिए वहां जाती है ना, तो उसके पिताजी बेचारे चोरी चुपके मिलने जाते हैं। ध्यान करो, वो सीन कहां का था, तो पंजाब तो बहुत बड़ा है, लुधियाना, कई सारे। अब ये बताओ एग्जैक्ट, यदि आप लोग वास्तव में फिल्म पे ध्यान देते ना, जैसे आजकल एक वीडियो चल रहा है, बिन्नी की देखना ये वीडियो अब बड़े ध्यान से देख रहा, तो बताओ दीवार पे कौन सा पेंट था, मेरी दीवार को कौन देख रहा था, दीवार के पहले जो था मैं तो उसको देख रहा था, ठीक है। तो अब वही याद है, आप कुछ और देख रहे थे और मेरा प्रश्न कुछ और है, ठीक है। अब याद रखेंगे, आपका हेडक्वार्टर कभी पूछता है तो ये आपका कहां हो गया, न्यू दिल्ली में हो गया। अब इसकी ट्रेनिंग कराएंगे पटियाला में, ये नेशनल लेवल का, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नेशनल लेवल का पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर का पढ़ रहे हैं। अभी फिर अपने देश पे आएंगे, क्योंकि हमने जब वहां खेल पढ़े थे तब इनके बारे में चर्चा नहीं की थी, तो जो चीजें लिंक करने वाली थी उनको अपन यहां पे पढ़ लेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण की बात कर रहे हैं। तो भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, हेडक्वार्टर कहां बन गया, न्यू दिल्ली, और ट्रेनिंग सेंटर कहां है, पटियाला में। क्योंकि याद रखो भाई, यहां पे तो ऑफिशियली काम होंगे, हेडक्वार्टर बना दिया, लेकिन ज्यादातर खिलाड़ियों का गढ़ कहां है, खिलाड़ी कहां से निकल रहे हैं, और इसके लिए हमें कैंपस बनाने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। और दिल्ली में वैसी त्राही त्राही मची, अपन ने एकांत में ले जाकर के बना दिया, कहां, पटियाला में। तो आप याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहां बन गया, इसका हेडक्वार्टर बनेगा पटियाला में। तो ये ट्रेनिंग सेंटर याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग हैं, कहीं हेडक्वार्टर है और कहीं पे क्या है, ट्रेनिंग सेंटर है। स्थापना वर्ष पूछता है तो 1984 याद रखो, ये तो अपने आप याद हो जाएगा ना। 84 के दंगे हुए थे, कब हुए थे, के 85 में हुए थे, 84 में। तो याद रखो साहब कि ये वो खिलाड़ी हैं जिस समय, हाँ, जिस समय आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप याद रखेंगे स्थापना और स्थापना मुख्यालय और इनका ट्रेनिंग सेंटर। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा साई का हेडक्वार्टर कहां है, न्यू दिल्ली में। साई संस्थान अपने खिलाड़ियों की ट्रेनिंग कहां कराता है, पटियाला में। और साई की स्थापना कब हो रही है, 1984 में। ये इतनी 3 बातें हमने याद रखी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अपने मध्य प्रदेश की।
ये अपने मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो ये हो गया आपका मध्य प्रदेश का खेल प्राधिकरण। इसी की एक आप मान सकते हैं कि एक ब्रांच है, रीजनल ब्रांच है, क्षेत्रीय शाखा है। कहां पे है तो आप बताएंगे भोपाल। भोपाल नहीं पूछता, पूछेगा कौन से, गोरेगांव। गांव भी कौन सा है, गोरेगांव। ठीक है, चलिएगा। तो अब जरा समझना कि यदि हम देखते हैं कि आपके मध्य प्रदेश में जो साई संगठन काम कर रहा है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया है, तो इसका हेडक्वार्टर आपने याद रखा कि मध्य प्रदेश के भोपाल में है, राजधानी में है। कहां पे, गोरेगांव में है। आप गोरेगांव भी याद रखेंगे, पूछेगा। ठीक है, अब लेकिन वैसे ही याद रखना जैसे अभी आपने नेशनल स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का याद रखा है कि उनका हेडक्वार्टर था उनकी राजधानी में, अपना हेडक्वार्टर है अपनी राजधानी में। वो ट्रेनिंग कहीं और करा रहे थे, हम भी ट्रेनिंग कहीं और करा रहे हैं। हम ट्रेनिंग वहां कराते हैं क्योंकि अब जरा समझना ट्रेनिंग से होता क्या है, बताना जरा ट्रेनिंग से होता क्या है, ट्रेनिंग क्यों करा रहे हैं भैया। डायरेक्ट खेलने पहुंचा दो ना, क्योंकि उनको ट्रेंड कैसे कराएंगे। आप खिलाड़ियों को क्या बना रहे हैं, धारदार बना रहे हैं। धारदार बना रहे मतलब किसी भी खेल में उतर जाओ, आपका प्रदर्शन कम हो ही नहीं सकता। तो आप याद रखेंगे कि आप मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों को कैसा बना रहे हैं, तो आप बताएंगे धारदार बना रहे हैं। तो आंसर अपने आप छप जाएगा धार में। तो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दिला करके आप क्या कर रहे हैं, उनको धारदार बना रहे हैं, एकदम ऐसा बना रहे हैं कि साहब जहां भी जाएंगे दमदार तरीके से खेलेंगे। तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश का ट्रेनिंग सेंटर कहां है। और धार का एक क्षेत्र याद रखो, धार का एक क्षेत्र याद रखो, कौन सा, पीथमपुर। कहां है, धार में ही है। और ये इंदौर के समीप है, तो आप याद रखेंगे इंदौर के नजदीक है। और शायद इसमें एशिया का सबसे बड़ा कार का ट्रैक सेंटर बनाया गया है ना। हाँ, तो याद रखेंगे क्योंकि नहीं, फॉर्मूला 1 नहीं, टेस्टिंग ट्रैक है। हाँ, वो यही इसी के लिए तो बना। तो आप याद रखेंगे कार टेस्टिंग ट्रैक, याद रखो कार टेस्टिंग ट्रैक जो है सबसे बड़ा, आप एशिया का सबसे दूसरा शायद है, दूसरा सबसे बड़ा है। तो वो आपके एमपी में बनाया गया है, याद रखेंगे। और पीथमपुर डेट्रॉइट के नाम से फेमस है। ठीक है, और धार में आप एक और याद रख सकते हैं, सिटी ऑफ जॉय, मांडवगढ़ या मांडव। ठीक है, अब चलिएगा आगे की बात करते हैं। यदि हम लोग आगे की चर्चा करते हैं तो मिलेंगे फिर कल। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा, कल से, ये तो एक सिंपल परिचय था, कल से आपको बहुत आनंद आने वाला है पढ़ने में। ठीक है, तो याद रखिएगा कल जरूर आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। धार